गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू वाओ आईएएस। चलिए आज का न्यूज़पेपर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन टॉपिक है इंडिया चाइना कंफर्म विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम PP-15 इन लद्दाख। PP-15 इन लद्दाख की हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो कि कहाँ पर है, गोगरा हॉट स्प्रिंग पे है। वहां से जो है ट्रूप जो अलग हो गए हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि इसके बाद ये न्यूज बार बार ना आए। एक बार फाइनली हम दोबारा से इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी इशू कहाँ पर हुआ था, देखिए ये पोंगसो लेक है, सॉरी पेंगोंग सो लेक है, ये हॉट स्प्रिंग एरिया जहां पर भी ये PP-15 है, वहां पर PP-17 भी था। फिर गलवान नाला जंक्शन ये रहा। ठीक है, इन तीन पे इशू हुआ था। एक्चुअली जो चाइनीज ट्रूप से ये दारवक तक आ गए थे, दौलत बेग ओल्डी को भी ले लिया था इन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद ये पीछे हटते गए। लास्ट जो था ये यहाँ पर बचा हो। इसके अलावा अभी जो है वो ये दामचक देमचक जो है यहाँ पर अभी भी है, लेकिन यहाँ से पीछे हटने को इसलिए तैयार नहीं है। इनका ये कहना है कि ये जो है अप्रैल 2020 के इशू में काउंट नहीं होता है। ठीक है, अब इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को इन डेप्थ समझ लेते हैं। देखिए तीन जगहों पे बॉर्डर है, एक को बोलते हैं ईस्टर्न, एक को बोलते हैं वेस्टर्न और एक को बोलते हैं मिडिल। मिडिल हो गया उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जहां पर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। वेस्टर्न क्या है, वेस्टर्न है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो है आपका दो लाइंस आपको पता होनी चाहिए, एक है मैकडोनल्ड्स लाइन, ठीक है, और एक है जॉनसन लाइन। अब जॉनसन लाइन जो है वो प्रपोज हुई थी 1865 में। जो ये बोलता है जो अक्साई चीन कहाँ है, ये देखिए ये वाला रीजन है, वो जो है इंडिया का पार्ट है। ठीक है, आर्ट्सवेल जम्मू एंड कश्मीर का है। फिर मैकडोनल्ड लाइन प्रपोज हुई थी 1893 में, जो ये बोलता था कि ये जो है ये चाइना के कंट्रोल में होना चाहिए, चाइना का है। तो उस हिसाब से हर आदमी अपने अपने हिसाब से मान रहा है। इंडिया जो बोलता है ये जॉनसन लाइन मानेंगे, चाइना बोलता है कि हम तो भाई मैकडोनल्ड लाइन मानेंगे। फिर मैकमोहन लाइन आती है ईस्टर्न बॉर्डर पे। ईस्टर्न बॉर्डर बेसिकली क्या, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। उसके लिए चाइना ये बोल देता है यार ये तो तिब्बत का जो लीडर था, जिसकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं थी, उसने साइन किया, तो हम नहीं मानेंगे। तो यही है बस, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी को स्नैपशॉट्स लेने हो तो ले सकता है। ठीक है, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, ईरान में अर्ज इंडिया टू रीस्टार्ट ऑयल इंपोर्ट। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक्चुअली देखिए शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है। कहाँ होने वाली है, समरकंद में होने वाली है। समरकंद कहाँ पर, उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान इज अ लैंड ऑफ कंट्री, सेंट्रल एशिया का पार्ट है, अरल सी को भी बॉर्डर करता है। बॉर्डर जो आपका मैपिंग एक्सरसाइज है वो हम ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं, इसलिए आज नहीं करेंगे। एससीओ को एक बार देख चुके हैं, दोबारा इसलिए देख ले रहे हैं क्योंकि आज एक एडिटोरियल में भी आर्टिकल है, तो दोबारा मैं वहां कवर नहीं करूंगा। देखिए एससीओ क्या है, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या काम करता है, यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एमिंग टू मेंटेन पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, 2011 में क्रिएट हुआ था ये। इसके मेंबर जो हैं कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड जो ईरान है। इसके अलावा 2 और मेंबर्स को इस साल जो है इंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी काम का नहीं है। चलिए इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब जो है इंडिया ईरान का जो वो है क्या बोलते हैं इशू, क्यों आया इसमें, क्यों है ये न्यूज, मोदी टू मीट राइजी ऑन साइडलाइंस ऑफ एससीओ। ठीक है, अब यहाँ पर चल क्या रहा है, देखिए इंडिया ईरान रिलेशनशिप समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कशन किन किन चीजों पे हो सकता है, 2 चीजों पे डिस्कशन हो सकता है। एक है आपका ऑयल इंपोर्ट, जिसको कि हमने जीरो कर दिया था 2019 में। 2019 में हमने इसको जीरो क्यों कर दिया गया था, क्योंकि तब जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी उसने बोला अगर तुम ईरान से ऑयल खरीदोगे तो यू विल सैंक्शन यू ऑल्सो। तो यूएस सैंक्शन के कारण जो है हमने बंद कर दिया था ऑयल इंपोर्ट इससे, ईरान से। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, जो बिडेन आ गया है। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल शिप चेंज हो गई है वहां की। और करंटली जो है यूएस जो है मोर फोकस्ड इज टुवर्ड्स रशिया, कि भाई रशिया को कैसे भी करके कर्टेल किया जाए। तो अब जो है वो इतना ज्यादा ध्यान जो है ईरान की तरफ नहीं दे रहा है। और सेकेंडली ईरान ने भी जो वो न्यूक्लियर पैक्ट्स वगैरह थे उनको साइन किया हुआ है। ठीक है, तो उसने भी अपने एंड से जो है एफर्ट्स डाला है। अब दूसरा इशू क्या है, दूसरा इशू है चाबहार पोर्ट का। चाबहार पोर्ट जो है उस पर देखिए सेकेंड स्टेज जो है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट, उस पर बात होगी। अब वो क्या है, यहां पर लिखा हुआ है देखिए, डेवलपिंग चाबहार पोर्ट्स शाहिद
Beheshti terminal run by India and the possibility of linking it to the इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखिए, करंट जो मूवमेंट होता है वो ऐसा मूवमेंट होता है। इंडिया ने जो ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनवाने की बात की है, वो ये बात की है। इससे क्या होगा, देखिए हमारे लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, रूट छोटा हो जाएगा। सेकेंडली, जो बंदर अब्बास से होकर के जा रहा है वो ये चाह रहा है इंडिया की जो है चाबहार से होकर के जाए, तो चाबहार जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब चाबहार से होकर के जाएगा तो सेकेंडली इंडिया जो है प्लान कर रहा है एक ट्रांस अफगानिस्तान रेलवे लाइन के भी, तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज अफगानियों के लिए बढ़ जाएगी, उसकी वजह से स्टेबिलिटी जल्दी आने में हेल्पफुल होगा वो, ठीक है। देखिए इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये सारी कंट्रीज जो हैं, अशगात एग्रीमेंट है, देखिए रशिया, ईरान, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया से पास होगा, ठीक है। 13 कंट्रीज नेमली इंडिया, ईरान, रशिया, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, ओमान, सीरिया एंड यूक्रेन, ये जो है 13 कंट्रीज को इंक्लूड करके हम ये पूरी की पूरी जो है ट्रांसपोर्टेशन लाइन बना रहे हैं जो सेंट पीटर्सबर्ग में खत्म होगी, ठीक है। ये इंडिया के कांडला एयरपोर्ट से शुरू होकर के सेंट पीटर्सबर्ग तक जाएगी, ठीक है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो है ईडब्ल्यूएस कोटा उसके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ट्रांस अफगान रेलवे लाइन अभी हमने डिस्कस कर लिया क्या है, ठीक है। अब एक और चीज है, जो चाबहार एयरपोर्ट है आपका, वहां पर इंडिया चाह रहा है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फॉर मैनेजमेंट करना, लेकिन जो इश्यू ऑफ आर्बिट्रेशन है उसको लेकर के पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो रहा है, क्योंकि ईरानियन लॉ ये कहता है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट अराइज होगा तो वो विद इन द कंट्री रिजॉल्व करना है। इंडिया ये कह रहा है नहीं, थर्ड पार्टी से रिजॉल्व करवाना है, तो वो एक इशू है, बस ये कंप्लीट होगा। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया टू होल्ड G20 समिट इन 2023। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इंडिया जो है वो उसको चेयर मिलने वाली है आपकी G20 की, कब से मिलने वाली, 1 दिसंबर 2022 से, और कब तक रहेगी, नवंबर 30 2023 से। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए ट्रॉयका जो है G20 का, ट्रॉयका क्या होता है, प्रेजेंट चेयर, प्रीवियस चेयर होल्डर एंड द फ्यूचर शेयर होल्डर। ये तो अभी जब एक बार इंडिया प्रेसिडेंट चेयर होल्ड करता है तो ट्रायोका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, मतलब प्रेजेंट इंडिया हो जाएगा, प्रीवियस इंडोनेशिया हो जाएगा और फ्यूचर ब्राजील हो जाएगा। तो इस ट्रायोका की इंपॉर्टेंस क्या है कि दीज आर द डेवलपिंग कंट्रीज और इमर्जिंग कंट्रीज, तो इसकी इंपॉर्टेंस इन G20 को शो करता है और उनकी ग्रेटर वॉइस जो है उनकी सुनी जाएगी, इस चीज को शो करता है, ठीक है। अब G20 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, मेंबर्स कौन कौन है, ठीक है। देखिए ये मैप आप जो है इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, दीज आर द मेंबर्स ऑफ G20। टोटल 19 मेंबर्स प्लस यूरोपियन यूनियन है। देखिए 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन है विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट G20 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड ओवर 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, इसको कवर करती है इसकी मेंबरशिप, ठीक है। मेंबरशिप मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट, ट्रायो का हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसको एक बार और देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या डिस्कस होने वाले हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, कल्चर, टूरिज्म, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस, फाइट अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम एंड मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, ये सारी चीजों का डिस्कशन होने वाला G20 के मीटिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर मेजर चैलेंज क्या आएगा, मेजर चैलेंज आएगा रशिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज है वो अगेंस्ट रशिया हैं,
ठीक है, क्यों अगेंस्ट रशिया? बिकॉज उसने जो है वॉर की है यूक्रेन के साथ। तो वो जो एक इशू होगा उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं वो देखना पड़ेगा आगे चल के। अभी वो उसके बारे में हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। अब G20 के मेंबर्स की बात की, मैंने आपको मैप ऑलरेडी दिखा दिया, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एक्सट्रीमिस्ट यूज सोशल मीडिया टू रिक्रूट। अब देखिए यहाँ पर उल्फा जो है वो ब्रेन वॉशिंग यूज विथ प्रोपेगेंडा वाया फेसबुक, मैसेंजर एंड ट्विटर, इनका यूज करके देखिए यूज कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स क्या है? ठीक है, दूसरी चीज देखिए, हमारे होम मिनिस्टर जी ने कहा है कि बोडो अकॉर्ड ऑफ जनवरी 2020, कार्बी एग्रीमेंट ऑफ अप्रैल 2021 एंड सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस विथ द प्रो टॉक्स सेक्शन ऑफ द उल्फा as factors for a significant dip in extremism and violence in the state. So basically नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिज्म कम होने के क्या क्या रीजन, उसमें आप ये कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा इस पेज में कुछ भी काम का नहीं है। चलिए आप सीधे एडिटोरियल पर चलते हैं। हाँ, पहले है पार्ट ऑफ ए पैटर्न। देखिए कल हमने पढ़ा था आपका जो वाराणसी का एक मंदिर है, ठीक है, जो कि ज्ञानवापी मास्क के अंदर है, उसमें पूजा करने के को अलाउ करने के लिए कुछ पिटीशन फाइल की गई थी। ठीक है, उससे रिलेटेड ये न्यूज है। उसमें बेसिकली ये कहा था उन्होंने कि हमें कोई ये नहीं चाहिए कि इसको आप मंदिर बना दीजिए मस्जिद तोड़ के, हमें सिर्फ राइट टू वर्शिप चाहिए, जो कि 1993 से पहले था, कि हम वहां जाकर के पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन 1993 के बाद से जो है वो वंस इन अ ईयर कर दिया गया है, वो हम चाहते हैं कि डेली हो। ठीक है, बस इतना। इसके बाद इसमें जो इसको हिंदू मुस्लिम से रिलेट कर दिया गया है। ठीक है, दैट इज नॉट मच रिलेवेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ये जो आपका ग्रैंड स्लैम वगैरह जो अभी हो रहा था यूएस ओपन, उससे रिलेटेड, तो ये भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए अब जो मेन आर्टिकल्स हैं उस पर चलते हैं। ये आर्टिकल आज वाला जो अच्छा है इसको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। फॉर इंडिया टू बज़वर्ड्स नाउ इज ऑल अलाइनमेंट। बेसिकली जो है आपके मिस्टर जो जयशंकर हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनकी एक बुक है द इंडिया वे। उसमें उन्होंने एक बात की है कि जो हमारी पुरानी सोच थी ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट, उससे हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स मल्टीपल एंगेजमेंट ऑफ द फ्यूचर। अब इस पे हम मूव कैसे कर रहे हैं? ठीक है, देखिए अभी ये एससीओ की बात कर रहा है। एससीओ में देखिए 15 लीडर्स इंक्लूडिंग 8 मेंबर स्टेट्स, 4 जो सेंट्रल एशिया के हैं। ठीक है, फिर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड रशिया। ऑब्जर्वर स्टेट्स जो हैं बेलारूस, मंगोलिया एंड ईरान, विच विल बिकम मेंबर्स दिस ईयर। मतलब ये तीनों सॉरी, ईरान विल बिकम मेंबर दिस ईयर। ठीक है, बेलारूस भी ट्राई कर रहा है मेंबर बनने का। ठीक है, अफगानिस्तान को इस बार क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो तालिबान के अंदर है। ठीक है, गेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी है? आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की एंड तुर्कमेनिस्तान। इतना आपको एससीओ से रिलेटेड याद होना चाहिए। अब इसके आगे क्या बात कर रहा है? देखिए एक तरफ तो हम एससीओ और ब्रिक्स में के पार्ट हैं, दूसरी तरफ यहाँ इन दोनों जगहों पे चाइना है। ठीक है, यूएस नहीं है। दूसरी जगह हम क्वाड, जहां के पर यूएस एक मेंबर है। ठीक है, I2U2 के मेंबर, यहाँ पर भी यूएस मेंबर है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के हम मेंबर हैं, जिसमें यूएस एक पार्ट है। ठीक है, तो एक तरफ हम चाइना के साथ भी काम कर रहे हैं, यूएस के साथ भी काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए रशिया के साथ हम वॉस्टक आर्मी एक्सरसाइज कर रहे हैं अलॉन्ग विद चाइना। ठीक है, उसके साथ साथ हम एससीओ का आरएटीएस जो है वो होस्ट करने वाले हैं। क्या ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये होस्ट करने वाले हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हम पिच ब्लैक एक्सरसाइज में पार्ट लेने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के थ्रू। ठीक है, और यूएस के साथ हम युद्ध अभ्यास करने वाले हैं इंडियन आर्मी को लेकर के। तो हमारी मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच जो है कि हम सबके साथ काम करना चाह रहे हैं मिलकर के, ये शो करता है। तो एक जो वेस्टर्न माइंडसेट है, वेस्टर्न ब्रांड ऑफ कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज, उससे हट करके हमने एक अपना बनाया है कोलिशन ऑफ कॉमन गोल्स। अगर हमारे गोल्स किसी भी कंट्री के साथ मैच कर रहे हैं, वेदर दैट इज डेमोक्रेटिक, कैपिटलिस्ट, कंजर्वेटिव, सोशलिस्ट, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, वील एंगेज विद देम। उसके बाद देखिए इन्होंने ना अलग अलग इंडिया के रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया है। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया रशिया रिलेशनशिप। इंडिया रशिया रिलेशनशिप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए पहली चीज, जो यूएन रेजोल्यूशन है उससे इंडिया एब्सटेन हो गया था। क्यों आया था वो यूएन रेजोल्यूशन? क्योंकि यूएस पुश कर रहा था, यूरोपियन कंट्रीज पुश कर रहे थे कि सैंक्शन लगाओ इसके ऊपर, रशिया के ऊपर, क्योंकि इसने यूक्रेन पे हमला कर दिया है। तो इंडिया ने एब्सटेन कर दिया उससे। ठीक है, दूसरी चीज ये कह रहे थे, यूएस का ये कहना था कि ऑयल इंपोर्ट जो है कम करो रशिया से, उल्टा हमने बढ़ा दिया है। देखिए यहां पर लिखा हुआ 0.66 मिलियन टन इन द फर्स्ट क्वार्टर से 8.42 मिलियन टन जो है वो सेकंड क्वार्टर में दिस ईयर जो हमने शुरू किया है। ठीक है,
ये हो गया इंडिया और रशिया। दूसरा है इंडिया चाइना। इंडिया चाइना में देखिए क्या है कि बहुत समय से ना कुछ भी नहीं हुआ, सारा का सारा इंडिया चाइना रिलेशनशिप स्टैंड स्टिल पे पड़ा हुआ था। क्यों पड़ा हुआ था? जो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था उसकी वजह से, ठीक है। उसको इसीलिए हमने जो आपका एलएसयू पे PP-15 से जो डिसएंगेजमेंट हुआ, उसका मेन रीजन यही है कि इंडिया एंड चाइना आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ डिस्कशन ड्यूरिंग एससीओ मीट, ठीक है। तो अभी तक ट्रेड को छोड़ करके कहीं पर भी कोई भी बात नहीं हो रही थी। अब उसके बाद आते हैं इंडिया ईरान रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर है, ठीक है। ईरानियन प्रेसिडेंट जो है इब्राहिम राइजी, इनसे मिल सकते हैं पीएम ड्यूरिंग एससीओ समिट, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो देखिए, चाबहार टर्मिनल, इंडिया इज डेवलपिंग शाहिद बेहेश्ती एज एन इंपॉर्टेंट रूट ऑफ ट्रेड टू सेंट्रल एशिया एंड रशिया। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है थ्रू दैट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू, ठीक है। अब हुआ क्या था कि 2000 ये भी हमने बात कर लिया कि इंपोर्ट हमने 12% हमारा टोटल इंपोर्ट था उसको जीरो कर दिया था, ठीक है। क्यों कर दिया था उसका डिस्कशन हो गया, और कैसे सिनारियो चेंज हो रहा है उसका भी डिस्कशन हमने कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, चाबहार हमने कर लिया, ऑयल इंपोर्ट की बात कर ली। सिचुएशन कैसे चेंज हुई है वो देखिए आप, कैसे कैसे। एक तो एक ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है न्यूक्लियर एग्रीमेंट का, उसको साइन कर लिया P5+1 के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज आर मोर फोकस इन कर्टेलिंग रशियाज ऑयल रेवेन्यू, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो चाबहार पोर्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क एक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो कि ग्वादार से चालू होगा। उसको चाइना प्लान कर रहा है कनेक्ट करने का सेंट्रल एशिया से थ्रू अफगानिस्तान। पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुई थी जिसमें अफगानिस्तान, चाइना, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जो है उन्होंने रेलवे एग्रीमेंट साइन किया। क्या नाम है उसका? रीजनल इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो उसको काउंटर करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इज अ नीड फॉर इंडिया एंड दैट इज अ मस्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और चीज है, जो इंडिया है, इंडिया जो नॉन यूएन सैंक्शन है यूएस के, जो यूनिलैटरल सैंक्शन है उसके अगेंस्ट भी एक फर्म स्टैंड लेना चाहता है। इसलिए वो ईरान और वेनेजुएला से अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश करेगा। रिसेंटली S-400 ट्रम्प मिसाइल जो है जो इंडिया ने रशिया से लिए हैं, और दूसरी चीज जो ऑयल ट्रेड कर रहा है रशिया से, उसने उसने ये शो कर दिया गया है इंडिया ने कि वो यूएस के यूनिलैटरल सैंक्शन जो है उनको नहीं मानेगा। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान को देख लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज जो है क्या है, 2016 में इंडिया ने ये बोला था कि टेररिज्म के कारण इंडिया विल मेक श्योर दैट पाकिस्तान विल बी आइसोलेटेड। दूसरी चीज, इमरान खान ने 2019 में जब वो आर्टिकल 370 जो है रिवोक किया गया था और जम्मू एंड कश्मीर को जो है आपका यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तब से जो है ट्रेड भी बंद कर दिया था इंडिया के साथ, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में जो सीज फायर वायोलेशन है वो बहुत कम से कम हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा मिस फायरिंग जो हुआ था इंडिया की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का, उसको भी ठीक तरीके से हैंडल किया गया है। अब करंट सिचुएशन समझ लेते हैं पाकिस्तान की। फ्लड आ रखा है, बहुत बुरी हालत है, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है वो, और अफगानिस्तान में जो अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, दैट इज एन इश्यू फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इज अ बॉर्डरिंग नेशन टू अफगानिस्तान, ठीक है। अब इससे ये देखिए, इससे ये पता चल रहा है कैसे हम मल्टीपल फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं। अब इसको एक टर्म दिया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने, हेजिंग is the name of the game today as India fights for its unique brand of multi alignment or all alignment with partners worldwide without having to choose between them, ठीक है। हम सबके साथ काम करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है ना कि कोलिशन ऑफ कॉमन गोल्स नॉट कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज, ठीक है। इस आर्टिकल में इतना ही, जितना मैंने बोला उतना नोट करके रख लीजिए आप, ठीक है। चलिए एक और आर्टिकल अच्छा है यहाँ पर, कनेक्टिंग द डॉट्स टू बूस्ट द पेटेंट इकोसिस्टम। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, रिसेंटली जो आपका प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट दी है किस चीज के ऊपर? पेटेंट इकोसिस्टम के ऊपर। वो क्या कहते हैं कि जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें पिछले 10 सालों में जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है फॉर पेटेंट एप्लीकेशन जो वो बढ़े हैं, वो भी 2 गुना हो गए हैं पिछले 10 सालों में, ठीक है। और जो लास्ट क्वार्टर था 21-22 का, उसमें रेसिडेंट्स के जो पेटेंट्स हैं वो सरपास कर चुके हैं फॉरेन एप्लीकेंट्स के। मतलब जो फॉरेन एप्लीकेशंस आती हैं उनके बजाय जो इंडियंस की एप्लीकेशन आई है वो ज्यादा आई है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड। इसलिए जो पेटेंट का इकोसिस्टम है उसे हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम्स कहां कहां पर?
सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो है प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन। प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। तो वहां पर हमको जो है माइक्रो मैनेजमेंट करके देखना पड़ेगा कि एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है पिछले एक दशक में जो है 48% से ग्रो किए हैं। ठीक है, और इसमें मेजर ग्रोथ जो आया है वो इंडियंस का है, मतलब रेसिडेंट्स का है। लेकिन यहाँ पर एक इशू क्या आया है कि अबैंडनिंग ऑफ एप्लीकेशन भी बढ़ी है। अबैंडनिंग ऑफ एप्लीकेशन क्या है कि अब आपने एप्लीकेशन डाल दिया, फिर आप भूल गए, छोड़ दिया आपने। क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ पर एक ये एनुअल रिपोर्ट 2019-20 साइट की ऑफ द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क एंड जीआई। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि सेक्शन 9(1) और 2(1) के अंदर जो है पेटेंट एक्ट ग्रू फ्रॉम 5,186 इन 2010-11 टू 23,291। ठीक है, लेकिन ये क्या किसकी बात कर रहा है? अबैंडनिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस की बात कर रहा है। 350 टाइम्स जो है इन दो सेक्शंस के अंदर जो है अबैंडनिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन जो है हुआ है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि ये क्या चीज है। सेक्शन 9(1) क्या कहता है आपका कि अगर आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस जो है दिए हैं तो आपको सपोर्टिंग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद इन 1 ईयर देना है। दूसरा क्या है? सेक्शन 21(1), ये क्या कहता है कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स कम है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है उनकी, तो आपको रीफाइल करना है उन डॉक्यूमेंट्स को। तो अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अब देखिए यहाँ पर ये एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए लोग जो फॉलो अप नहीं करते हैं एप्लीकेशन के साथ। लॉन्ग पेंडेंसी डिस्करेज एप्लीकेंट्स फॉर फॉलो अप। ठीक है, दूसरी चीज, एप्लीकेंट्स आर नॉट कॉन्फिडेंट कि उनको शायद पेटेंट नहीं मिलेगा, इसलिए फॉलो अप नहीं करते हैं। दो रीजन हो सकते हैं, इनके कारण जो है आपका अबैंडनमेंट बढ़ रहा है। एक और बात की इसके बाद इन्होंने नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016, इस पे क्या कह रहे हैं कि ये जब पॉलिसी आई थी इसने बहुत एनकरेज किया था पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं उनकी वजह से लोग जो है एप्लीकेशन सिंपली फाइल कर देते होंगे इवन दो दे हैड अ गट फीलिंग कि ये रिजेक्ट हो जाएगा, उसके कारण अबैंडनमेंट बढ़ रहा हो। तो इसको चेक करने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद ये जो है हायर एजुकेशन सेक्टर पे इन्होंने डिस्कशन किया है कि जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ठीक है, उसमें जो है आपका जो हायर एजुकेशन सेक्टर है वो उसका जो है देखिए यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D इंक्रीज फ्रॉम 5% 2013 टू 7% इन 2018 एज यूनेस्को डेटा ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन शोज। ठीक है, और यहाँ पर जो टॉप 10 एकेडमिक्स है उनके पेटेंट एप्लीकेशन जो है वो बड़े हैं 2 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज देख लेते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर होता है ऑन द बेसिस ऑफ 80 इंडिकेटर्स, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। इसमें जो है इंडिया बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहा है। देखिए 47.8 मार्क्स थे 2015 में, जो कि बढ़ करके 42.7 हो गया था 2021 में। लेकिन इसकी वजह से जो हमारी ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेक्शन में इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन वाला जो सेक्शन है उसमें हमारी रैंकिंग पीछे हुई थी 48 से 65। लेकिन ड्यूरिंग दैट सेम टाइम हमारा जो ओवरऑल जो इंडिकेटर में ग्रोथ है वो 81 रैंक से हम 46 हो गए 2021 में। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमारे को, हम अगर इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन बढ़ा देंगे तो हमारी ओवरऑल जो रैंकिंग है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नेशनल ऑटो पॉलिसी 2018 का जो ड्राफ्ट वो ये कहता है कि हमारा जो कोलैबोरेशन है वो निश रिसर्च में ही होता है। जो इंडस्ट्री एकेडमी का कोलैबोरेशन है उसको सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, तो इतने ही इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए कल दोबारा मिलेंगे। गुड डे, हैप्पी लर्निंग।